तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। ठीक है, और इसको खत्म करते हैं चैप्टर को भी, उसके बाद बाय बाय, डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। पाकिस्तान का विकास पथ यानी रणनीति। हमने भारत की विकास पथ रणनीति पढ़ी है ना, हमने चाइना के भी विकास पथ के बारे में बात करा। अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कुछ भारत के जैसा ही मॉडल अपनाया था, बिल्कुल जैसे जैसे भारत करता गया वैसे वैसे पाकिस्तान भी करता चला गया। ठीक है ना, तो लगभग लगभग सेम एक जैसा मॉडल इन्होंने अपनाया था। देखो सबसे पहली लाइन देखो क्या लिखी है उसमें कि पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जहां पे मैंने बताया था जैसे इंडिया का है वहां पे मिश्रित चलता है, गवर्नमेंट भी करती है काम और मार्केट यानी जो बाजार अर्थव्यवस्था वो भी काम करती है और समाजवादी भी करती है, तो दोनों मिक्स होकर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तो यानी तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। क्लियर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। आगे लिखा है पाकिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर बल देने के साथ, यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र था पब्लिक सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट की बात तो जैसे इंडिया में हो रही थी वैसे यहां पर भी हो रही थी। तो पाकिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर बल देने के साथ पूंजीगत वस्तुओं, पूंजीगत यानी जो कैपिटलिस्ट जो हमारे कैपिटल जो गुड्स होते थे, मशीन मशीन ये सब चीजें, तो पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्या क्या किया गया। और याद रखना कभी अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो आप बोलना 1970 के दशक में। 1970 के दशक में, एक बार मैं चेक कर रहा हूं उस वाले 1970 वर्ड है नहीं, हाँ, तो 1970s के आसपास ही है। क्लियर है ना, तो पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। नंबर 2, पाकिस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर बल देने के साथ साथ पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि कब किया गया था, सन 1970 के दशक में, तो यहां पे हुआ था। आगे 1988 में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू किए गए। क्या किए गए, संरचनात्मक आर्थिक सुधार यहां पे लागू किए गए, जिसमें मुख्य जोर जो था वो निजी क्षेत्र को क्या करना था, प्रोत्साहन देना था। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना था। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट आपके कंप्लीट है। ठीक है, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो बच्चे। ठीक है, मैं यही आशा कर रहा हूं कि आपको सारी सारी चीजें समझ में आ रही है। आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान ने उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण, क्या लिखा हुआ है, प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण, कौन सा, प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीतियां अपनाई। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी जो थी ना उसकी बात कर रहा है, यानी ये आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने लायक तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे हुई थी। इन्होंने क्या था, अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक तो जो प्रतिस्पर्धी होते थे, प्रतिस्पर्धी मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर है, बाहर वाले हैं, ठीक है, उनके आयातों पर क्या कर दिया था, शुल्क बढ़ा दिया था, यानी जो टैक्स था ना बहुत ज्यादा कर दिया था, ताकि उनके गुड्स यहाँ पे महंगे हो जाए और हमारे उद्योग बच जाए। देखो ना, अगर बाहर से मान लो, बाहर वाला देश अगर आपके यहाँ मान लो गुड्स बेच रहा है, तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो आपके जो घर के अंदर जो आपके जो देश में जो इंडस्ट्रीज है उनको दिक्कत हो जाती है। क्यों, अगर बाहर वाला माल अगर सस्ता होगा तो लोग बाहर वाला माल ही खरीदेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री तो बंद हो गई ना। तो सरकार कहते हैं देश को बचाने के लिए क्या करती है, उन जो बाहर से जो गुड्स आते हैं ना उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। क्या लगा देती है, प्रशुल्क यानी टैक्स बढ़ा देती है, जिससे संरक्षण प्रदान करती है। वो किसको संरक्षण प्रदान करती है, अपने घरेलू उद्योगों को। क्लियर। और साथ साथ जो प्रतिस्पर्धी आयातों पर, यानी जो आपके जो बाहर से जो आयात हो रहे थे कॉम्पिटिटरों के जो थे आपके दूसरे देश के, तो उन पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण, यानी उसको उस पर कैसे नियंत्रित किया जाए, कितना हमें आयात करना है, कितना हमें उसको रोकना है, माल को वहीं रोकना है, यहाँ नहीं आने देना, तो वो सारे जो निर्णय थे वो किसके ऊपर छोड़ दिए गए, सरकार के ऊपर। यानी सरकार अब ये निर्णय लेगी कि कितना गुड्स हमें आयात करना है, और जो आयात करना है उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि जो घरेलू उद्योग है ना उनको बचाया जा सके। क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट कंप्लीट। आगे पाकिस्तान ने भारत के जैसे ही हरित क्रांति को अपनाया था, पाकिस्तान ने भी। और हरित क्रांति का मतलब आपको पता ही है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना होता है, और कृषि क्षेत्र में क्या, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया, यानी जिसने खाद्यान्न उत्पादन को क्या करा, बढ़ाया, कहां पे, पाकिस्तान में। तो हरित क्रांति को बिल्कुल जैसे भारत ने अपनाया था वैसे इन्होंने अपनाया। तो यहां तक देखो हमने सारी चीजें तो पढ़ ली है। अब लास्ट टॉपिक रह गया, इसको पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर। लास्ट टॉपिक ये है
भारत, चीन तथा पाकिस्तान का अनुभव एवं उपलब्धियां। अब हम तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। अभी तक हम थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान ने विकास पथ ये था, चीन का विकास पथ वो था, भारत का ये था। स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग भी इस तरह से की थी कि तीनों ने किस तरह से स्टेप बढ़ाए। तो इसने यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यहाँ पे आर्थिक सुधार लागू किए गए थे ना, ऐसे पढ़ा। बट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले कि तीनों के बीच में कंपैरिजन। जैसे जनसंख्या के ऊपर हम कर सकते हैं कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की क्या बिल्कुल ही मतलब उनसे तो काफी कम है, हद से ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन किसके बिहाफ पे करेंगे? देखो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास ये तीन चीजें हैं, यानी हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में अब तुलनात्मक अध्ययन होने वाला है। अभी तक तो हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ा कि इसने ये करा, उसने वो करा। अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो किसने क्या करा और कितनी बढ़ोतरी पाई, ठीक है ना, और कहां कहां दिक्कतें खा रहे हैं अभी भी। तो सबसे पहला हमारा आ गया जनांकीय संकेतक, एक हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2 जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रीय परिवर्तन के बारे के ऊपर हम सारा डिफाइन करेंगे सबको। और मानव विकास के संकेतक हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमें तीन हमारे पास मेन हो गए। पहला आपका कौन सा हो गया? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, यानी जनांकीय संकेतक हो गया। दूसरा जीडीपी एवं क्षेत्रीय परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा जो है मानव विकास के संकेतक, या आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे मानव विकास संकेतक, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर मतलब खत्म ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। बसता क्या, एक आध नंबर के पॉइंट छूटते तो मैं करवा दूंगा, वरना चैप्टर तो खत्म हो जाएगा इन तीनों को पढ़ने पर। डन। तो चलो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमने 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हमें तुलना करनी है, किसके बीच में? भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में अब हमें तुलना करनी है, देखना किसमें क्या चीज सही है, क्या नहीं है, क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। और जिसमें से पहला जो पॉइंट था वो आपका था जनांकीय संकेतक, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें हैं इसमें सारी। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है। पाकिस्तान की जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। और यह भारत या चीन की जनसंख्या का लगभग 1/10 यानी 10वां भाग है, ठीक है, लगभग 10वां भाग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लगभग 1/10 यानी 10वां भाग है। अब यहां पे एक चीज देखा जाए तो आपको पता है चीन और भारत की जनसंख्या लगभग लगभग आसपास ही है। और ये माना जा रहा है कि आगे जाकर के जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो वो चीन को भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अब देखो यहां पे लिखा हुआ है पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, और यह भारत या चीन की जनसंख्या का लगभग लगभग 1/10वां भाग है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन में जनसंख्या का जो घनत्व है, अगर पेपर में आए जनसंख्या का घनत्व तो चीन में कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? काफी कम है। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा कम है। इसका कारण भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन में बहुत बड़े क्या भौगोलिक क्षेत्र का पाया जाना है, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र का पाया जाना है। भौगोलिक क्षेत्र का पाया जाना, अब ये जनसंख्या कम घनत्व होता क्या है? जनसंख्या का जो घनत्व जो कम है, इसका मतलब क्या होता है? तो उसने बोला कम जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय देश की प्राकृतिक संपदा के ऊपर कम दबाव से है। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय, क्या बोला इसने? कम जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय देश की प्राकृतिक जो संपदा है उसके ऊपर क्या कम दबाव से है, जो सतत यानी सस्टेनेबल धारणीय सतत विकास के लिए एक देश की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो पॉजिटिव पॉइंट है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और ये चीन या भारत की जनसंख्या का 1/10वां भाग है, यानी 1/10 जो है 1/10वां भाग है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन में जनसंख्या का जो घनत्व है वो काफी कम है। इसका कारण यह है कि चीन में भौगोलिक क्षेत्र काफी पाया गया है, मतलब बहुत बड़ा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। अब कम जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्राकृतिक संपदा के ऊपर कम दबाव से है, यानी प्राकृतिक संपदा के ऊपर क्या है? कम दबाव से, जो कि सतत या धारणीय विकास के लिए एक देश की क्षमता को बढ़ाता है। आगे, तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में क्या है? कम है। क्या है? तीनों देशों में जो लिंगानुपात है वो क्या महिलाओं के पक्ष में क्या बताया गया? कम बताया गया। इसका मुख्य कारण क्या है? तीनों देशों में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है,
किसकी? पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा। तो बेसिक सा पॉइंट है। अगर ये धारणीय विकास आपको याद नहीं आ रहा तो बेटा सतत धारणीय की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि प्रेजेंट की नीड्स यानी वर्तमान की नीड्स को, आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हो, बट इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर की जो जनसंख्या, फ्यूचर की जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या अपनी जो नीड्स को पूरा कर सके। तो ये बात को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ये डेफिनेशन आपको पहले मैंने पढ़ाई थी, वही है बेटा। तो तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम बताया गया। इसका मुख्य कारण तीनों देशों में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो 924 है, चीन में 949 है 949, और ये पाकिस्तान 943, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में। ये इस तरह से देखा जाता है जैसे 1000 पुरुषों के ऊपर ये महिलाओं की संख्या। भारत में 1000 पुरुषों पे 924 महिलाएं, चीन में 949 1000 के ऊपर, और पाकिस्तान में 1000 के ऊपर 943। का मतलब पुरुषों की संख्या 1000 अगर है तो उन पर महिलाएं कितनी है? इतनी है। तो इसका मतलब महिलाओं की संख्या बेटा कम है यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है बेटा तीनों में। समझ में आ गया पॉइंट? चीन में प्रजनन दर भी क्या है? बहुत कम है। चीन में प्रजनन दर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण पता है क्या है? चीन ने बीच में एक वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, अगर आपको याद हो 1970 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो 1970 के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें एक शिशु नीति भी बोलते हैं, एक ही बच्चा करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। तो अब तो चलो उन्होंने 2 कर दिया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? चीन की जो प्रजनन दर है वो क्या है? कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। जबकि भारत में क्या है? यह लगातार अधिक है। भारत में क्या है? ये लगातार अधिक है, बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान में तो भयप्रद रूप से, भाई साहब भयानक रूप से अधिक है, ठीक है। वो 10 8 10 कर लेते हैं। भारत में फिर भी 2 3 4 तक कंट्रोल रहता है। वहां 4 के ऊपर बेटा, उसके ऊपर भी क्या है? बच्चे करते रहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला चीन में प्रजनन दर बहुत कम है, जबकि भारत में लगातार अधिक है, और पाकिस्तान में भयप्रद रूप से अधिक है, ठीक है ना। आगे इसी कारण से, अब इसी प्रजनन दर के कारण चीन की जो जनसंख्या वृद्धि है उस वो क्या है? सबसे कम है। चीन की जो जनसंख्या वृद्धि क्या है? कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चे कर सकते हैं, है ना। पहले 1 था, अब 2 हो गए, तो सब जो जनसंख्या वृद्धि इसकी कम है। जबकि पाकिस्तान में जो जनसंख्या की वृद्धि ना बेटा, वो भयप्रद रूप से उच्च बनी हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है बेटा, लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की जनसंख्या। साथ ही यह भी आशंका कि भारत में जनसंख्या का जो आकार है वो जल्दी ही चीन से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना भारत और चीन की जनसंख्या लगभग आसपास ही है। और आगे जाके जहां तक मेरे को तो लग रहा है इसी बार ना हो जाए, अगर जनसंख्या काउंट होती कहीं भारत आगे ना निकल जाए चीन से, ठीक है ना। जो भी हो रही होगी शायद, या होने वाली है, ठीक है ना। तो उसमें जहां तक है भारत चीन से आगे निकल सकता है। डन। तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स थे। आप इन पॉइंट्स को फटाफट से एक बार लिख लो जल्दी से जल्दी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको दिमाग मारना पड़े। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर थोड़ा उटपटांग सा है, मुझे खुद इसके नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है आपके लिए हिंदी मीडियम में। बट इतना है कि अगर एक बार अगर इसकी लाइनों को पढ़ा जाए तो शायद तो कोई भूलेगा भी नहीं, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लिखना है क्या बोलना है ना। चलो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर मैं आगे पॉइंट लिखता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट देखो उसका, जनांकीय संकेतक का लास्ट पॉइंट है हमारा। उसके बाद ये पॉइंट ये वाला खत्म हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो जनांकीय संकेतक में लास्ट पॉइंट है, चीन और पाकिस्तान में भारत की तुलना में जो शहरीकरण है ना, ठीक है, या नगरीकरण जो है वो अधिक है। इसका मतलब चीन और पाकिस्तान शहर बसाने में, और लोग जो है शहर की ओर जो तेजी से भागे हैं बेटा, वो ज्यादा देखने को मिला है। कहां पे? चीन और पाकिस्तान में। भारत की तुलना में शहरीकरण या नगरीकरण अधिक है, अर्थात चीन तथा पाकिस्तान भारत की तुलना में कृषि से बाहर रोजगार सुविधाओं का सृजन करने में ज्यादा सफल रहे हैं, ठीक है। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के दोनों भारत की तुलना में, ठीक है, चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की तुलना में कृषि से बाहर रोजगार ढूंढने में या रोजगार का सृजन करने में सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ये था, आप इसको कवर कर सकते हो यहां से भी क्लियर। तो चीन की अगर हम बात करें तो 59% जो है, 59% जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो पॉपुलेशन है उसका जो 59% है वो शहरों में रह रहा है। पाकिस्तान में 37% जो है शहरों में रह रहा है। भारत में क्या लिखा हुआ है? 34% बोला हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको कवर कर सकते हो यहां से इस पॉइंट को। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा बेटा इस वाले को, है ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि चीन और पाकिस्तान में जो है भारत की तुलना में शहरीकरण ज्यादा है,
और ये देखा गया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान है दोनों भारत की तुलना में कृषि से बाहर रोजगार ढूंढने में या रोजगार के जो रोजगार सुविधाएं है उसका सृजन करने में ज्यादा सफल हो रहे हैं। चीन में 59% जो जनसंख्या वो बाहर शहरों में रहती है, मतलब शहरी इलाकों में रहती है। पाकिस्तान में 37% और भारत में 34%, तो भारत में कम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉइंट पूरा कंप्लीट होता है जनांक की, एक बार पहले पढ़ लो। इस पॉइंट को करने से पहले प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और पॉइंट को सारे पढ़ लो, 6 के 6 पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये शायद छठा ही पॉइंट है, देख लेना, नंबरिंग मैंने गलत ना कर दी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ लो, उसके बाद फिर आप इस पे आना। तो पहले एक बार पॉज करके आप प्लीज उसे पढ़ लीजिए, मैं तब तक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो आप पहले पढ़ लो, फिर दोबारा फिर वीडियो ऑन करना, प्ले करना और देन इसको पढ़ना। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एवं क्षेत्रीय परिवर्तन के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान में क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चीन में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान या आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य आधार कौन है? विनिर्माण क्षेत्र है, यानी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो चीन में सबसे मेन सेक्टर है, ठीक है, उसकी जीडीपी में वृद्धि का, ठीक है। एक अच्छा कारण बेटा ये है इसका, ठीक है ना। जबकि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो उनमें मेन कौन है जीडीपी बढ़ाने के लिए? वो है आपका सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें चीन में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो या फिर आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार जो रहा है वो विनिर्माण क्षेत्र यानी उद्योग रहा है। जबकि भारत और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र है, जैसे बैंकिंग हो गया, टेली कम्युनिकेशन के हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब यहाँ पे रहा है। क्लियर हो गया? चलो, जीडीपी में योगदान 2018-19 के अकॉर्डिंग कुछ डेटा दिया था, वैसे भी डेटा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था बट बुक में दिया है तो चलो एक बार देख इसमें मतलब नजर मार लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है ना। चलो, तो मैंने जो भी एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना, आदि। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या मान लो 100% है। अब तो 100% का 16% जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं भारत में, लगभग, ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, ठीक है ना। और ये कब का है आपका? 2018-19 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2018-19 के अकॉर्डिंग है। और ये परसेंटेज में डेटा आपको दिया गया है, किसमें दिया गया? परसेंटेज में डेटा दिया गया है, टन। तो देखते हैं कितना योगदान है इसमें, देखते हैं फटाफट से सकल घरेलू उत्पाद में। तो भारत का देखो कृषि के अकॉर्डिंग, कृषि से कितना योगदान आता है जीडीपी में, ये आपका 16%, उद्योग से 30%, जबकि सेवा क्षेत्र से 54%। तो सेवा क्षेत्र काफी ज्यादा उभर के आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। चीन में 7% कृषि से योगदान है जीडीपी में, 41% जो है वो उद्योग से है और 52% किसका? सेवा क्षेत्र से है, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो 24% आपका कृषि क्षेत्र, 19% उद्योग और 57% सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। उद्योग में सबसे आगे कौन है? आपका चीन, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? पाकिस्तान, ठीक है ना। और कृषि में भी सबसे ज्यादा योगदान किसकी तरफ से है? यहाँ पे पाकिस्तान में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये डेटा एक बार आप इसे प्लीज देख लेना, बना लो साथ साथ में से भी। फटाफट बना लीजिए सर। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का थोड़ा सा हल्का है माइंड में रखना कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको अटेंड कर लेंगे क्वेश्चन। बस आपको पहला पॉइंट याद करना है, जैसे इसके 6 के 6 पॉइंट आसान थे वैसे इसे पहला पॉइंट याद रखना कि चीन में आर्थिक समृद्धि या जीडीपी में वृद्धि का जो कारण है ना, सर्वाधिक योगदान बेटा वो विनिर्माण क्षेत्र यानी उद्योग देता है, जबकि भारत और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र देते हैं। कौन देता है? सेवा क्षेत्र। क्लियर हो गया? और चीन में कौन देता है? सबसे पहले उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोला गया है यहाँ पे पहले तो। डन? चलो, इतना उतार लीजिए। तो देखिए जरा, अभी जो हमने मिटाया ना बेटा वहां पे ना एक पॉइंट और ऐड कर लो ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। वहां मैंने आपको बताया था अभी कि जो पहला पॉइंट था उसमें मैंने लिखा था कि जो चीन है उसका जो मुख्य आधार रहा है किसमें? जीडीपी में वृद्धि का। बेटा वहां पे वर्ड लिखा हुआ है जीडीपी में वृद्धि का मुख्य आधार, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार यानी जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, उसका जो मुख्य आधार रहा है वो विनिर्माण क्षेत्र रहा है यानी उद्योग रहा है, ठीक है। ये बात लिखिए। एक काम करो उसके आगे एक लाइन और लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, वहां पे ये ऐड कर दो, ठीक है। उसके बावजूद देखो विनिर्माण तो रहा ही रहा है बट उसके बावजूद जो तृतीय क्षेत्र है वो भी क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है किसमें? चीन में भी, यानी चीन में भी जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे आगे है। देखो चीन हो, भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, तीनों में तीसरा क्षेत्र सबसे आगे है, मगर जो औद्योगिक क्षेत्र है ना वो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है चीन में।
आपको पता ही है सब कितना सारा प्रोडक्ट चीन से आता है, ठीक है, कितना सारा माल वहां से आता है। तो औद्योगिक क्षेत्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसकी जीडीपी में वृद्धि करने के लिए। पहले औद्योगिक क्षेत्र ही उसका मेन था, फिर सेवा क्षेत्र बना। क्योंकि देखो चीन ने क्या करा, देखो जितने भी विकसित जो देश होते हैं ना, जो अच्छे खासे देश होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कृषि क्षेत्र से जाते हैं विनिर्माण क्षेत्र पे यानी उद्योग पे। तो चीन भी क्या हुआ, पहले कृषि क्षेत्र से सीधा चला गया था उद्योग पे, यानी घर के पीछे भी क्या करा, उद्योग स्थापित करने वाली बात करी इन्होंने। जब उद्योग अच्छे से, यानी उद्योग ने जीडीपी को बढ़ाया, उद्योग ने आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया, और उसके बाद उद्योग से कहां गई है, सेवा क्षेत्र पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, चीन बिल्कुल देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले कृषि क्षेत्र से गया किस पे, विनिर्माण क्षेत्र पर, यानी आपके उद्योग पे। उसके बाद कहां जा रहा है, सेवा क्षेत्र पे। तो एक तरह से अगर बोलूं तो मुख्य आधार तो क्या था, विनिर्माण क्षेत्र था। मगर फिर भी हम ये मानेंगे जो मैक्सिमम जो पोर्शन है, मैक्सिमम जो कवरेज जो है ना चीन में, बिल्कुल उसी की तरह ही है, भारत पाकिस्तान की तरह किसका, सेवा क्षेत्र का ही है। क्लियर है, तो वहां पे जोड़ लेना, चीन का भी क्या है, सेवा क्षेत्र ही है। वहां पे देखो 50 कुछ लिखा था मैंने, ठीक है ना, तो चीन का भी सेवा क्षेत्र है। क्लियर है, जबकि भारत और पाकिस्तान ने क्या करा, प्राथमिक क्षेत्र से विनिर्माण पे नहीं गए, वो प्राथमिक से सीधे कहां कूद गए, तीसरे पे, यानी सेवा क्षेत्र पे। ये देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है ना। देखो मैंने आगे पॉइंट जोड़ा है, इसमें लिखा है चीन ने परंपरागत नीति को अपनाया, जो अक्सर एक विकसित देश जो अपनाता ना, चीन ने बिल्कुल वैसे ही करा। चीन ने क्या करा, क्रमशः, जिसमें क्रमशः मतलब स्टेप बाय स्टेप, कृषि से पहले गए वो विनिर्माण क्षेत्र यानी उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र में, और उसके बाद कहां गए वो तृतीय क्षेत्र में। यानी पहले क्षेत्र में पहले काम करा, फिर दूसरे में आया, फिर किस पे आया, तीसरे पे आया, ठीक है ना, फिर किस पे आया, तीसरे पे आया। जबकि भारत और पाकिस्तान की बात करें, उनका अनुभव यह था कि प्राथमिक क्षेत्र से सीधे कहां कूद गए, वो पहले से तीसरे क्षेत्र पे कूद गए थे, ठीक है। तो ये देखने को मिला है, बात समझ में आगे, क्लियर हो गया। तो वहां पे पॉइंट जोड़ लेना कि वहां पे देखो भारत हो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, तीनों में सेवा क्षेत्र ही आगे है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो ज्यादा है तीनों क्षेत्र में। मगर उसके साथ साथ चीन का जो मुख्य आधार रहा था जीडीपी का पहले, वो था आपका औद्योगिक क्षेत्र। अभी भी क्या है, काफी अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, 41% है उसका अभी भी 2018 के डेटा के अनुसार। इसका मतलब चीन में अभी भी औद्योगिक क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जबकि ऐसा पाकिस्तान और इंडिया में देखने को नहीं मिला। वहां तो लोग सीधे कृषि क्षेत्र से कहां गए, तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आ गए। वहां सिर्फ सेवा क्षेत्र का ही क्या है, मेन बोलबाला है, ठीक है। जो प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वहीं या भारत और पाकिस्तान में इसी का बोलबाला है, ठीक है ना। चलो आगे अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। ये बिल्कुल फिर एक डेटा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं डेटा आपको नहीं बताऊंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको 3 पॉइंट ही समझा रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं बताने वाला, आपको दिक्कत हो जाएगी बेवजह का, है ना। तो कार्यबल का हिस्सा अगर हम बात करें, कार्यबल यानी वर्क फोर्स जो हो गया आपका, है ना, का विवरण, या तो कार्यबल का हिस्सा या कार्यबल का विवरण की अगर हम बात करें, तो 100% में से 43% भारत में कृषि पे देखने को मिलता है, जो लोग काम करते हैं यहाँ पे। 25% उद्योग में लगे हुए हैं, 32% किसमें, सेवा क्षेत्र में। जबकि चीन में 26% कृषि, 28% उद्योग और 46% अब किसमें, हमारे सेवा क्षेत्र में। पाकिस्तान में 41 कृषि है, 24 आपका उद्योग हो गया, 35 आपका किसका हो गया, सेवा क्षेत्र का हो गया। तो ये आप ये डेटा ये भी उतार लीजिए आप, भारत, चीन और पाकिस्तान। ये भी कौन सा डेटा बेटा, वही 2018-19 के हिसाब से है, 2018-19 का डेटा और परसेंटेज की फॉर्म में है बेटा सारा ये, ठीक है ना। तो ये डेटा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्यों, खाली इतना याद रखो कि हुआ क्या है, आपको कहाँ ज्यादा देखने को लोग मिल रहे हैं, बस ये याद रख सकते हो। बट डेटा 2018 का बेटा क्या करोगे, आगे जाके 2 साल बाद ये डेटा फिर चेंज हो जाएगी, 2 साल बाद दोबारा चेंज डेटा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक नया डेटा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से याद रख सकते हो कि पहले कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, किसमें सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा भूमिका है। ये जरूरी पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र वहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, कौन सा क्षेत्र जीडीपी की वृद्धि में सबसे ज्यादा भूमिका अदा कर रहा है, तो ये तो पता होना चाहिए। बट एग्जैक्टली कितना है, ठीक है, ये तो अगर हो जाए या तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वाह वाह है। अगर आप डेटा, अगर एक एक पॉइंट याद कर सकते हो, कितने ट्रिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, क्या है, समथिंग दिस दैट, अगर आप ये याद रख सकते हो तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। और भी पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बट देखो अब इस चैप्टर को ना, अगर मैं एक चीज बताऊं ना आपको, सीरियसली मैं बिल्कुल सही से बताता हूं, देखो आप कहीं भी चेक कर लो, आप ऑनलाइन में गूगल पे पीडीएफ नोट्स निकाल लो, बुक में देख लो, कहीं भी देख लो, आपको ज्यादा चैप्टर ना जगह जगह ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही मिलेंगे। क्योंकि भारत, चीन, पाकिस्तान में जितना तुम पढ़ो ना उतना कम है भाई साहब, बहुत है यार पढ़ने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो इसके कितने सारे पार्ट्स खींच सकता हूँ, बट हम कोशिश करेंगे लिमिट में रहने की, क्योंकि हमारे पढ़ने को तो बतेरी चीजें हैं यार, इसमें इतनी चीजें हैं कोई समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ा सके।
तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ जो क्लास 12 के जो बुक में दिया है ना वो कंटेंट करेंगे, और वो भी ज्यादा डीप नहीं करेंगे। डीप क्यों? अगर मैं वहां के सारे फिगर्स उठाऊंगा, इतने ट्रिलियन डॉलर का ये हुआ था उतना, तो बच्चे कब तक याद रखोगे उसे, ठीक है ना। तो जो रेलेवेंट पोर्शन है वो सारा का हम कवर करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट हमने कर लिए, तीसरा पार्ट भी लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। तो हम सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही करेंगे जो आपके लिए सही हो, वरना अगर डीप, बिल्कुल ही डीप जाने की बात करोगे तो बच्चे बहुत पार्ट बन जाएंगे और इतना कुछ आ जाएगा कि आपको इस वाले में नहीं मिलेगा तो दूसरे नोट्स में कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच करेगा। बोलेगा हाँ यहाँ भी है यार, ये कवर हो गया, फिर और भी ये भी कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया, तो कितना कुछ कवर हो सकता है तीनों के बारे में, ठीक है ना। चलो, मानव विकास के संकेतक, तीसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो पहला जनांकिकी हो गया, दूसरा जीडीपी और क्षेत्रीय परिवर्तन, वो भी हमने कर लिया। तीसरा मानव विकास के संकेतक। और मानव विकास के संकेतक मैंने इतने लिखे हैं, अभी और भी लिखूंगा, सीधे मैंने बुक से उठाया बेटा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज करने की जरूरत मुझे लगी नहीं कुछ भी। ये पॉइंट भी बिल्कुल सीधे सीधे बुक के पॉइंट है। पहला लिखा हुआ जीवन प्रत्याशा। अब देखो मानव विकास के संकेतक जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मैंने आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते ही पढ़ा दिया था। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आशा, यानी मैक्सिमम कितने साल कोई बंदा जीने की आशा रखता है, कितने साल जीने की आशा रखता है। तो जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा अधिक हो उतना अच्छा है। तो बेटा ये मानव विकास संकेतक में आता है पहला जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा अधिक होगी उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास, प्रौढ़ साक्षरता दर। प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब होता है अच्छी साक्षरता दर। तो जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी अधिक होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो साक्षरता दर जो है जितना अधिक होगी उतना अच्छा माना जाता है। प्रौढ़ साक्षरता दर, जब तक आप पढ़ सको बेटा पढ़ते चले जाओ और अच्छी वो क्या नाम है पढ़ाई को अपने अंदर ग्रहण करो, ठीक है ना। आगे लिखा शिशु मृत्यु दर जितनी कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है। फ्लो में मत बहना, ये दोनों अधिक अधिक में अच्छे होते हैं। ये आपका जितना कम होगा उतना अच्छा है। ऐसी मात्र मृत्यु दर अगर बोलेंगे तो भाई कमी होगी तो ज्यादा अच्छा है। स्वच्छ जल पाने वाली जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा होगा तो अच्छा है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या, ठीक है, तो निर्धनता रेखा से अगर नीचे रहने वाली जनसंख्या प्रतिशत अगर अधिक है तो अच्छी बात है। तो कि लोग निर्धनता रेखा से नीचे बहुत कम है, ठीक है। सब क्या है इससे ऊपर ही रहते हैं, मतलब सब अमीर है तो अच्छे, अमीर होंगे तो अच्छे हैं, ठीक है। अगर निर्धन होंगे तो बेकार है, ठीक है। तो इस टाइप से पॉइंट कवर कर सकते हो। आगे और पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान से पॉइंट इस वाले के, ठीक है। तो फटाफट से लिख लो उसके भी, इतना लिख लीजिए फटाफट से। तो आगे देखिए पॉइंट नंबर हमारा कौन सा, 7वां, कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत। तो कुपोषित वाला जो प्रतिशत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और साथ में साफ सफाई का स्तर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सैनिटेशन लेवल ये सब मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने मर्जी लिखो उतने कम है इसमें। तो अभी हमारे देखो तीनों पॉइंट्स खत्म हो गए, यानी चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया है। अब देखो एक चीज और याद रखना, अगर देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है आपके टीचर्स ने इस चैप्टर में कोई एक्स्ट्रा हेडिंग करवाई है, अगर एक्स्ट्रा करवाई, अगर बाई चांस ऐसा कोई देखने को मिलता है तो आप मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हो। एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हर चैप्टर के अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट करवाने चाहिए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग सब कवर होगा, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होना चाहिए। एचडीआई की बात कर लेते हैं। एचडीआई की बेटा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो एचडीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। तो आपको तो हिंदी में याद रखना है मानव विकास सूचकांक। उसके अलावा सीआई की अगर हम बात करें तो संयुक्त सूचकांक, क्या है, संयुक्त सूचकांक। आगे चलते हैं, एचडीआई का उच्च मान, अगर एचडीआई में जो रैंक है, रैंक जो है वो आपकी ऊपर है, तो एचडीआई का अगर उच्च मान आता है तो एचडीआई का उच्च मान एक देश के उच्चतम क्रम एवं अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप मानव विकास के उच्च स्तर को बताता है। तो उसका मतलब ये हो कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो आपका एचडीआई है उसमें अगर जितनी अच्छी रैंक अगर आपकी होगी, ठीक है, जितनी रैंक आपकी अच्छी होगी तो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग क्या जो आपको जो मानव विकास जो होगा ना वो क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो एचडीआई का उच्च मान एक देश के उच्चतम क्रम एवं अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप मानव विकास के उच्च स्तर को बताता है। इसका मतलब ये वो मानव विकास के अधिकतम क्षेत्रों में चीन का जो प्रदर्शन है वो भारत और पाकिस्तान से क्या है, बेहतर रहा है। यानी चीन का जो प्रदर्शन है, ठीक है ना, अधिकतम क्षेत्रों में वो भारत और पाकिस्तान से बेहतर रहा है। अगर हम विश्व में एचडीआई क्रम में अगर बात करें तो चीन का स्थान 85 है, ठीक है, भारत का 129 है वह स्थान है, और पाकिस्तान का 152 के आसपास का स्थान है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो गूगल पे, अगर चेंज हुए तो आप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने लेटेस्ट बुक से उठाया है, 85 चीन का है, 129 इसका ही है। अब बेटा जितना ज्यादा होगा ये मत ऐसे मत पढ़ना इसका कि मतलब ये पाकिस्तान का ज्यादा तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, नहीं 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 बेटा, इसमें ऐसा पढ़ा जाता है कि
ज्यादा का मतलब पता है कैसे है कि निचले क्रम में ज्यादा होना चाहिए। जैसे 85 है तो इसको बहुत अच्छा माना गया है, भारत के हिसाब से तो अच्छा माना गया ना, है ना। 129 है तो इसका मतलब पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो एचडीआई का उच्च मान एक देश के उच्चतम क्रम, ठीक है, हम ये मानेंगे कि इसमें एचडीआई का क्या अच्छा मान है, इसका उच्च मान का मतलब हो गया उच्चतम मान मतलब अच्छा मान है इसका। तो अगर एचडीआई का अच्छा मान है तो उसका मतलब वो उसके अच्छी रैंकिंग को बताएगा और ये बताएगा कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप मानव विकास के उच्च स्तर को बताएगा कि मानव विकास का स्तर तो भाई अच्छा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या संकेतक होते हैं देखो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, और भी आप संकेतक जोड़ सकते हो। तो इन सबको मद्देनजर रखने के बाद, इन सबको ध्यान रखने के बाद एक आपका इंडेक्स मतलब बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस देश को कौन सी रैंक देनी है। अगर मेरे नॉलेज में शायद 195 के आसपास कंट्रीज है टोटल, तो 195 कंट्रीज में भारत का स्थान क्या है 129 पे अभी बहुत सुधार करना बाकी है। डन। अब बात करते हैं यहाँ पे एक शिशु नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं। मैं अभी और कंटेंट लिखवाऊंगा इसमें थोड़ा सा, और वन चाइल्ड पॉलिसी में थोड़ा सी, अभी ये खाली वहां तक लिखवा है जहां तक ये चला था, अभी बेटा ये खत्म भी हुआ था उसके बाद वो भी बताएंगे। तो एक वन चाइल्ड पॉलिसी देखो क्या था, चीन में लगातार जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो चीन ने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा 1979 में, यानी 1970s के आसपास मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 1979 में ये आरंभ की गई थी, ये क्या वन चाइल्ड पॉलिसी आरंभ की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या विस्फोट जो हो गया था ना बहुत ज्यादा, उसको रोकना और उसको नियंत्रण पाना था, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं था कि बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना था, बट पहले तो उसको रोकना था, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी उसको रोकना था और उस पर नियंत्रण पाना था। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक बच्चा करना, यानी ये बोल दिया गया अब एक से ज्यादा कोई कर नहीं सकता था, ठीक है। तो ये पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे अपनाई। इसके कारण चीन ने जनसंख्या की वृद्धि को सफलतापूर्वक घटाकर क्या कर दिया था, आधा कर दिया था, यानी पहले से बिल्कुल आधा कर दिया था, जो कि 1979 में अगर देखा जाए तो 1.3% के आसपास थी, और वही 2017 में लगभग कितनी हो गई 0.46 या 0.47 जो भी है, लगभग इसके आसपास रह गई थी, यानी बिल्कुल ठीक उसका आधा कर दिया था। तो जनसंख्या जो विस्फोट लगातार बढ़ता चला जा रहा था उसको रोक करके आधा कर दिया। कैसे करा, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना करके, बट इसको बाद में खत्म कर दिया गया था और उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो आगे क्या हुआ था जरा ध्यान से देखते हैं। 2016 की शुरुआत में इस नीति को यानी वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्यों, उसके रीजन क्या है, देखो एक रीजन आपको पता है, एक रीजन हर बच्चे को पता रहता है कि उसमें क्या हुआ था, एक नीति के कारण युवाओं की तुलना में बुजुर्ग लोगों की जो संख्या थी, ठीक है, जो अनुपात था, ठीक है, वो बढ़ने लग गया था, यानी युवाओं की संख्या कम थी और बुजुर्गों का अनुपात ज्यादा था। चीन डर गया था इस बात से कि अगर ऐसे ही रहा तो बुजुर्गों की संख्या और भी ज्यादा अधिक हो जाएगी, और इन केस अगर इन फ्यूचर कभी लड़ाई या कुछ होता है, वॉर होता है, तो भाई साहब बुजुर्ग कहाँ क्या लेके जाएंगे बेटा, वो बूढ़े लोग क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना वहां पे लड़ाई बढ़ाई। तो चीन ये डर गया था कि यार कुछ दिक्कत आने वाली है अर्थव्यवस्था में, काम अर्थव्यवस्था बिल्कुल धीमा हो जाएगा, इसलिए उसने क्या इस वन चाइल्ड पॉलिसी को तुरंत के तुरंत खत्म करा। तो पहला रीजन क्या था, पहला रीजन ये था युवाओं की संख्याओं की तुलना में, यानी युवा की जो यंग जो होते थे उनकी तुलना में देखा गया बुजुर्गों की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी उनका अनुपात ज्यादा है। दूसरी जो दिक्कत थी वो ये था कि देखो अब यार एक बच्चा करना है, एक करना तो जाता ना, जो मेन जो भारत पाकिस्तान और चीन का जो मुद्दा रहता है वो रहता है कि पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं होना चाहिए, यानी वो लड़की अगर होती थी तो उसको वहीं मरवा देते थे या वहीं खत्म कर देते, पेट एंड जो भी आपको पता है भ्रूण हत्या एंड ऑल, ठीक है, तो वो कर देते थे। तो पुत्र प्राप्ति एक प्रमुख उद्देश्य था, यानी इनका मेन जो है ना पुत्र को प्राप्त करना है, जिसके कारण चीन में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच में एक व्यापक अंतर पैदा हो गया था, ठीक है, जिसके कारण हजार अगर लड़कों की बात करें तो बहुत कम लड़कियां थी वहां, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वहां देखने को मिला चीन में। तो चीन ने तुरंत उसे खत्म करके क्या कर दिया, टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। क्लियर हो गया, चलो। तो जहां तक मुझे पता है 2 चाइल्ड करा है, देखो मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है 2 करा था क्या करा था, बट 2 मेरे हिसाब से 2 करा है, ठीक है ना। 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था, 1 को हटा के 2, बाकी चेक कर लो एक बार आप, ठीक है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो 2 है या कोई लिमिट नहीं, 2 ही है, 2 होना चाहिए। चलो, तो 1 की जगह आप 2 कर दिया, ये मैं बता रहा हूं आपको ये डेटा कि 1 की जगह पे 2 हुआ है, बाकी आप एक बार चेक कर सकते हो और कमेंट में लिख देना कि 2 था या नहीं था, ठीक है ना। आगे जीडीपी की वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन के क्षेत्रों में चीन जो है ना वो भारत से काफी आगे निकल गया है, वो तो सबको पता है। जीडीपी और संरचनात्मक यानी जो हमारा स्ट्रक्चरल जो परिवर्तन देखने को मिला उसमें चीन जो है वो भारत से काफी आगे निकल गया है। अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो है डैश पर निर्धारित होती है, तो प्रतिदिन यूएस डॉलर 3.20 पर निर्धारित होती है बेटा। ये डेटा भी आपको चेक करना एक बार, ठीक है, प्लीज इसे चेक कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है डेटा है।
ठीक है, यहाँ पे 2 ही है मेरे, जहां तक मुझे याद है कि 2 होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे 2, एक की जगह 2 कर दिया था। ठीक है ना। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो है वो प्रतिदिन $3.20 पर निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर चीन, भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे है? तो क्षेत्र बोला है, तो क्षेत्र में कौन है बेटा? हमारा उद्योग क्षेत्र, जिसको हम द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं या विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें चीन क्या है, भारत पाकिस्तान दोनों से आगे। आपको पता है चीन का माल जगह जगह जाता है। अब देखो चैप्टर मेरी तरफ से तो खत्म है, बट देखो इस चैप्टर में देखो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे पाकिस्तान की जो इस टाइम पे वाट लग रही है, जो चीन की थोड़ी वाट लग रही है, इंडिया की भी वाट लग रही है, तो उनका मुख्य कारण क्या है? अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि जो आर्थिक समृद्धि विकास में दिक्कत आ रही है पाकिस्तान में, तो क्या दिक्कत है बेटा? देखो भ्रष्टाचार सबसे पहला भ्रष्टाचार मुद्दा है, जो कि तीनों देशों का दिक्कत है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना, और साथ साथ में अब चीन भी हो गया है। तो ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है, और सबसे अव्वल दर्जे पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार है उसके बाद इंडिया, देन पाकिस्तान और देन चीन। तो पाकिस्तान, उसके बाद मैंने आपको किसका नाम बताया? इंडिया, देन चीन। ठीक है, एक मिनट एक कॉल अटेंड कर लूं। आप जब तो से, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया। नंबर 2, पाकिस्तान ने क्या करा है, विदेशियों के ऊपर निर्भरता ज्यादा दिखा दी है। ठीक है, उनसे लोन वोन ले लेता है, जिससे दिक्कत आ गई है पाकिस्तान में। ठीक है ना, और वो लोन की वापसी नहीं कर पाता, तो ये भी दिक्कत है। ठीक है ना, तो इस टाइप की आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। भ्रष्टाचार हो गया, लोन रिपेमेंट ना कर पाना। ठीक है ना, और तो इस टाइप की दिक्कतों को आपको वहाँ पे क्या है, लिखना पड़ता है। कहाँ पे? जब पेपर आता है तो क्या दिक्कत है, तो बेटा ये दिक्कत है, इसमें भ्रष्टाचार हो गया, लोन वो पे नहीं कर पाता, और बाहर वाले देश क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसे वो उसके क्या नाम है, इसी कारण से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गई है बाहर देशों की तरफ से, जो एफडीआई होती थी ना, वो कम हो गई है। तो ये पॉइंट वहाँ पे हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्लियर है, मेरी तरफ से वैसे चैप्टर खत्म है। आप प्लीज देखो, सारी वीडियोस आप कर सकते हो, जितनी भी मैंने आपको वीडियोस दी है अब तक। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मैंने आपको दिया है। उसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भाई मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा कंटेंट दिया है, और कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम होगा तो मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें कोई एक छोटा पोर्शन कभी क्लिक हो रखा होता है, फिर कभी फिर मैं उनको मर्ज करके आपको प्रोवाइड करता हूँ, दिख भी जाता होगा आपको, कपड़े एंड ऑल बार बार चेंज ही होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में वीडियो नहीं बन पाती है मेरे से। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी हमारा पूरा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। हो सके टाइम मिलेगा तो मैं सैम्पल पेपर, मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है, नाम तो भूल गया मैं, बट मैं उस सैम्पल पेपर को कराने की पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइम से पहले। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, पहले तो प्री बोर्ड के जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए, और देन बोर्ड के लिए। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों।